Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसकी चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इसका 7th एंड लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चरल होमोलॉजी को जो है वो तफसील से देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सीक्वेंस होमोलॉजी जो है उसको डिटेल से पढ़ा दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोगों को लेक्चर सुन लें। तो बच्चों, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि होमो का मतलब होता है सेम, लॉजी कहते हैं स्टडी को, और ये जो स्ट्रक्चरल लफ्ज है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी से क्या मुराद है? स्ट्रक्चरल होमोलॉजी से मुराद हुआ स्टडी ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। क्या मुराद हुआ स्टूडेंट्स इससे? स्टडी ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज के सेम स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर हम जिस चीज के सेम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं वो है प्रोटीन्स। किसके बच्चों? प्रोटीन्स की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स के अलावा हम बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी भी कर सकते हैं। अब बच्चों, अगर दो जानदारों के अंदर हम प्रोटीन्स की स्टडी कर रहे हैं और हमें पता चला कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स हैं, फर्ज करें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन है, और मैं आपको फिर एक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दे देता हूँ, एक रैट है। ह्यूमन और रैट के अंदर हम एक प्रोटीन देखे, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन में भी वही है जो रैट के अंदर है। अब स्ट्रक्चर के दरमियान क्या पाई जा रही है? सिमिलैरिटी पाई जा रही है। तो अब बच्चों, ये जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है ना दो ऑर्गेनिजम्स में, बच्चों ये इस चीज की इंडिकेशन है कि जो उस प्रोटीन के अंदर जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो है ये शेयर्ड एंसेस्ट्री का नतीजा है। शेयर्ड एंसेस्ट्री से मुराद ये है कि इन दोनों के जो अनसेस्टर्स हैं वो माजी में कहीं ना कहीं कॉमन होंगे, ठीक है। आज से हजारों लाखों साल पहले कहीं ना कहीं इनके अनसेस्टर जो हैं वो सेम रहे होंगे, ठीक है। और उसी सेम अनसेस्ट्री की वजह से इनके अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, यहीं से इसके डेफिनेशन जो है वो अराइज होती है। स्ट्रक्चरल होमोलॉजी रेफर्स, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी जो है वो निशानदही करती है किसकी? सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी का मतलब होता है मुशाबहत इन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के थ्री डायमेंशनल में स्ट्रक्चर। अब बच्चों, प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको डेटाबेसेस बताई थी, तो मैंने आपको जो प्रोटीन डाटा बैंक बताया था वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि आप जो व्यू 3D स्ट्रक्चर में आप उस वेबसाइट पे जाते हैं और किसी भी प्रोटीन को आप सर्च करते हैं तो आप वहां पे उस प्रोटीन का 3 डायमेंशनल के अंदर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर स्ट्रक्चरल होमोलॉजी के अंदर भी हम यही देखते हैं कि प्रोटीन्स के 3 डायमेंशन के अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज जो हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों, अब दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स या प्रोटीन्स के अंदर 3D स्ट्रक्चर में जो सिमिलैरिटीज मौजूद हैं ये क्यों है? ड्यू टू द शेयर्ड एंसेस्ट्री, ठीक है। शेयर्ड एंसेस्ट्री की वजह से, शेयर्ड एंसेस्टर्स की वजह से, सेम आबा अजदाद की वजह से हैं। क्लियर बच्चों? अब मैं आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। बच्चों, प्रोटीन में जो है वो आमतौर पर 4 लेवल्स होते हैं स्ट्रक्चर के। एक तो हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स आपस में सिंपल जो है वो लिंक होकर एक चेन बना देते हैं। दूसरा है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब बच्चों, जो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे अमीनो एसिड्स की एक चेन होती है, जब वो इस तरह से फोल्ड होती है तो वो बीटा शीट बना देती है। अगर वो इस तरह से क्वाइल हो तो वो अल्फा हेलिक्स बना देती है। उसके बाद बच्चों, जब इसकी मजीद फोल्डिंग होती है तो इससे टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। अब जो ये असल में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें काफी सारे अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में मिलकर एक फोल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। जब इस तरह के बच्चों दो या ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलती हैं तो ये क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बच्चों, ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसके जब 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल के अंदर हम जब इसकी स्टडी करते हैं और फिर एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को दूसरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ बच्चों हम मैच करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल होमोलॉजी जो है वो हमारे काम आती है। अब बच्चों, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी की जो है वो अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस के हवाले से 3 पॉइंट्स जो हैं हमारी बुक में लिखे हुए हैं, तो आपने इन तीनों पॉइंट्स की हेडिंग्स को भी याद रखना है और इनके आगे जो लाइंस लिखी हुई हैं आपने इनको भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बहुत आसान है और तकरीबन जो इसकी सिग्निफिकेंस है ये सीक्वेंस होमोलॉजी से जो है वो मैच करेगी। तो अगर आप लोगों ने उसकी सिग्निफिकेंस याद की है तो आप लोगों को इसकी सिग्निफिकेंस याद करना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखें प्रिडिक्टिंग फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स के फंक्शंस की पेशेनगोई कर सकते हैं। बच्चों, पिछले हमने जो सीक्वेंस होमोलॉजी थी वहां पे भी हमने पढ़ा था कि हम क्लू ले सकते हैं प्रोटीन या फिर किसी भी जीन के, अननोन जीन या प्रोटीन के फंक्शन के हवाले से हम सीक्वेंस होमोलॉजी से क्लू ले सकते हैं। बच्चों, इसी तरह स्ट्रक्चरल होमोलॉजी की मदद से हम प्रोटीन की फंक्शनिंग को प्रिडिक्ट
कर सकते हैं। वो जो फर्ज करें कि मैंने एक प्रोटीन ले ली जिसका नाम है कैराटिन। क्या नाम है बच्चों? कैराटिन एक प्रोटीन ले ली मैंने। और इसी तरह एक और प्रोटीन है जिसका नाम है कोलेजन। बच्चों इसको हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो तफसील से पढ़ चुके हैं। अब कैराटिन और कोलेजन को बच्चों जब हम आपस में देखते हैं ना, तो इनका स्ट्रक्चर आपस में बहुत हद तक रिजेंबल करता है, बहुत हद तक इनका स्ट्रक्चर जो है वो आपस में मिलता है। अब बच्चों अब इनका स्ट्रक्चर आपस में मिलता है, ठीक है। जब हम इनकी फंक्शनिंग को देखते हैं तो कैराटिन और कोलेजन की फंक्शनिंग जो है ये भी आपस में बहुत हद तक सिमिलर है। हमारी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों इससे ये बात पता चली कि वो प्रोटीन्स जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम होती हैं, बच्चों वो फंक्शनिंग के लिहाज से भी एक दूसरे से जो है वो मैच करती हैं, ठीक है। तो बच्चों फर्ज करें कि हमें जो है वो एक प्रोटीन मिलती है, कोई भी अननोन प्रोटीन हो सकती है। बच्चों जो अननोन प्रोटीन है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर को बाकी तमाम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के साथ जो है वो मैच करके देखें, और अगर हमें उस अननोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसी एक मखसूस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ जो है वो मैच करता मिल जाए, तो उस मखसूस प्रोटीन का जो फंक्शन है उसी से मिलता जुलता फंक्शन ये परफॉर्म करेगी। मैं आपको यहाँ से और आसानी से कर देता हूँ। फर्ज करें बच्चों ए मेरे पास प्रोटीन है, ठीक है, जिसका मुझे स्ट्रक्चर जो है वो पता है, लेकिन इसका मुझे फंक्शन नहीं पता। अब बच्चों मेरे पास जो है वो पूरा प्रोटीन डाटा बैंक है, पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक है। अब मैंने बच्चों इसके स्ट्रक्चर को इसके अंदर सर्च किया तो मुझे पता चला कि प्रोटीन डाटा बैंक के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है वाई। अब ये जो वाई प्रोटीन है ना बच्चों, अब इसके स्ट्रक्चर के साथ ए का स्ट्रक्चर जो है वो मैच करता है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन वाई का होगा उससे मिलता जुलता फंक्शन ही ए का होगा, ठीक है। हो सकता है कि ए और वाई के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है ये भी मैच करे, लेकिन अगर ए और वाई के दरमियान जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है वो बड़े हद तक बड़े लेवल के ऊपर मैच ना भी करे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर आपस में जो है वो मैच कर रहा है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इनका फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, इस हवाले से वो क्या लिखता है, इस हवाले से यहाँ पे वो लाइंस लिखता है कि प्रोटीन्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ऑफन परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, वो एक जैसे फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं, इवन इफ देयर सीक्वेंसेस आर नॉट हाईली सिमिलर। हत्ता कि अगर उनकी सीक्वेंसेस से मुराद क्या है, उनके अंदर अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है आर नॉट हाईली सिमिलर, वो बड़ी हद तक एक दूसरे से ना मिले, फिर भी दो प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर मैच करता है तो उनके फंक्शनिंग जो है वो भी मैच करेंगे। द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, बच्चों एक प्रोटीन का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये प्रोवाइड ये मुहैया करता है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स फंक्शन। किसी भी प्रोटीन का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात फराहम करता है। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल होमोलॉजी, जब हम स्ट्रक्चरल होमोलॉजी को समझ लेते हैं तो हमें इससे हेल्प्स मदद मिलती है प्रिडिक्टिंग पेशेंट को करने में द फंक्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्रोटीन्स, नई दरियाफ्त होने वाले प्रोटीन्स के फंक्शन को पेशेंट को करने में मदद मिलती है। जिस तरह यहाँ पे मुझे कोई भी ए प्रोटीन मिली, मैंने इसके स्ट्रक्चर को प्रोटीन डाटा बैंक के साथ मिलाया, मुझे पता चला कि वाई प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है इसके साथ मिलता है, तो जो फंक्शन वाई का होगा उसी से मिलता जुलता फंक्शन जो है वो ए का होगा, ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान जो है वो अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है बच्चों वो ज्यादा हद तक ना भी मिले, लेकिन इनका स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इनके फंक्शन में भी सिमिलैरिटी पाई जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे जैसे एक मिसाल दी है कि कैराटिन और कोलेजन जो है इनका स्ट्रक्चर आपस में मिलता है, इनके दरमियान एक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी मौजूद है, और बच्चों इन दोनों के दरमियान स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी मौजूद है तो इनका फंक्शन भी जो है वो क्या है, वो सेम है। और इनका फंक्शन जो है बच्चों इसको हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर तफसील से पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा, दिस इज द ड्रग डिजाइनिंग। बच्चों ड्रग कहते हैं ठीक है मेडिसिन को, दवाई को। अब बच्चों ड्रग को डिजाइन करने में स्ट्रक्चरल होमोलॉजी जो है वो मदद देती है। अब बच्चों हर ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर उसका एक मखसूस टारगेट होता है जहां पे जाकर वो अटैच होता है और वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब बच्चों जब हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता होगा तो हम उसी के लिहाज से उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रग को डिजाइन कर सकते हैं। बच्चों जिस तरह मैं आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल दूं तो पेज नंबर 57 जो है हमारी बुक में, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर प्रोटीन का जो है वो अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर है। अब बच्चों हर प्रोटीन पर अटैच होने के लिए हमें ड्रग भी उसी के नौइयत का अलग अलग ड्रग जो है वो हमें देना पड़ेगा। अब बच्चों अगर हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता है तो इस लिहाज से हमें ड्रग को डिजाइन करने में भी हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बहुत आसान इसने लिखा हुआ है, फर्दर मोर मजीद बना स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इज क्रूशियल, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी अहम है इन ड्रग डिजाइन, ड्रग को डिजाइन करने में, ठीक है। जो ड्रग है उसके स्ट्रक्चर को तरतीब देने में कि वो बॉडी के अंदर जाकर किस प्रोटीन पे जाकर किस तरह से अटैच होगा, किस तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा।
एज ड्रग्स आर ऑफन डिजाइन, क्योंकि जो ड्रग्स हैं उनको अक्सर डिजाइन किया जाता है टू इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, कि वो जिस्म में जाके खास तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के साथ जाके ताल्लुक बनाएं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर ड्रग्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो जब हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर का पता होगा तो हमें ड्रग डिजाइनिंग में हेल्प मिलेगी। Understanding the structural relationships between proteins can help in designing more effective drugs। बच्चों जब हमें प्रोटीन्स के दरमियान स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स का पता होगा, स्ट्रक्चर में ताल्लुक का पता होगा, तो हमें इससे ज्यादा बेहतर तौर पर, ज्यादा मौसर तौर पर ड्रग को डिजाइन करने में मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान पॉइंट है, आपने इसको इसी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों जो थर्ड इसके सिग्निफिकेंस के अंदर पॉइंट आप लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को समझने में भी मदद मिलती है। अब जो किस तरह से मिलती है, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है ये शेयर्ड एंसेस्ट्री की वजह से है। मैं यहाँ पे आपको मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करें कि बच्चों एक मैं ह्यूमन ले लेता हूँ और साथ में एक रैट ले लेता हूँ। अब बच्चों ह्यूमन और रैट के अंदर फर्ज कर लें कि एक प्रोटीन जो है बच्चों वो सिमिलर है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन के अंदर भी वही है और रैट के अंदर भी वही है। अब बच्चों इन दोनों के दरमियान स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी इस वजह से मौजूद है क्योंकि माजी में कहीं ना कहीं इनके जो अनसेस्टर्स हैं वो क्या रहे होंगे, वो सेम रहे होंगे, ठीक है। तो जब बच्चों हम इनके दरमियान स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी को देखते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इनके दरमियान कोई ना कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से हमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। तो देखें, आल्सो स्टडिंग द स्ट्रक्चरल होमोलॉजी ऑफ प्रोटीन्स। जब हम प्रोटीन्स की स्ट्रक्चरल होमोलॉजी को समझते हैं, बच्चों फर्ज कर लें कि ह्यूमन और रैट के अंदर हम कोई भी एक प्रोटीन ले लें। जिस तरह से बच्चों मैं एक प्रोटीन ले रहा हूँ, फर्ज करें इंसुलिन। इंसुलिन मैं एक प्रोटीन ले रहा हूँ। इंसुलिन बच्चों अब ह्यूमन के अंदर भी मौजूद है, रैट के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। अब लगता है इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ फर्क पाया जाता है, लेकिन बच्चों ये प्रोटीन दोनों के अंदर मौजूद है। तो जब मैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर को स्टडी करूंगा ह्यूमन के अंदर और रैट के अंदर, तो मुझे बड़ी हद तक जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इनके दरमियान मिलेगी। तो बच्चों अब ये जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है जिसको यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल होमोलॉजी कह रहे हैं, तो जब हम स्ट्रक्चरल होमोलॉजी ऑफ प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं तो हेल्प से हमारी मदद करता है इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में द एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को उर्दू में कहते हैं इर्तकाई अमल। इर्तकाई अमल से मुराद ये है कि एक ऐसा अमल जिसमें वक्त के साथ साथ जानदारों के अंदर तब्दीलियां आती हैं और जानदारों के अंदर तब्दीलियां आने के नतीजा में नए नए तरह के जानदार बनते हैं। इसको हम एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस कहते हैं। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को बच्चों समझने में मदद मिलेगी डेट शेप प्रोटीन फंक्शंस एंड इंट्रैक्शंस। अब बच्चों फर्ज करें कि जो अनसेस्टर है, ठीक है, अब इसके अंदर तब्दीलियां आई और इससे दो अलग अलग तरह के जानदार बन गए। अब बच्चों जो इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होंगी वो इसके अंदर भी जाएंगे और इसके अंदर भी जाएंगे। अब बच्चों इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो अपने आप को तब्दील कर लेंगी, थोड़ा सा अपनी शेप को थोड़ी सी तब्दील कर लेंगी ताकि वो इस जानदार के अंदर जाकर अपने फंक्शन को ज्यादा मौसर तौर पर परफॉर्म कर सकें और दूसरी चीजों के साथ जो है वो अपना बेहतर ताल्लुक बना सकें। और बच्चों इस जानदार के अंदर जो अनसेस्टर की प्रोटीन है ना, देखें इसके अंदर जो प्रोटीन थी वो इसके अंदर भी जाएंगे और इसके अंदर भी जाएंगे। अब जब वो ह्यूमन के अंदर जाएंगे तो वो अपनी शक्ल को चेंज करेंगे, अपनी शेप को चेंज करेंगी ताकि यहाँ पे जाके वो मौसर तौर पर फंक्शन कर सकें और दूसरे प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और इसी तरह इसके अंदर जो प्रोटीन है वो रैट में जाएंगे जब, तो यहाँ पर जाके वो अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेंगी ताकि यहाँ पे वो मौसर फंक्शन परफॉर्म कर सकें और दूसरे प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखें, इस लाइन को आप पढ़ें, आल्सो स्टडिंग द स्ट्रक्चरल होमोलॉजी ऑफ प्रोटीन्स। जब हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल होमोलॉजी को स्टडी करते हैं तो ये हमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझने में मदद देता है। डेट शेप, शेप का मतलब होता है बदलना, चेंज करना, ठीक है। वैसे शक्ल को कहते हैं लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बदलना, चेंज करना। डेट शेप जो कि बदल देता है द प्रोटीन फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस, प्रोटीन के फंक्शंस को और उनके इंटरेक्शंस को, ठीक है। इंटरेक्शंस का मतलब होता है कि एक प्रोटीन जो है वो किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से ताल्लुक कायम करती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तीन इसके सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो बुक में देखें तो आप बुक में जो है वो एक डायग्राम बनी हुई है बच्चों। अब ये टेम्पलेट प्रोटीन है, एक ऐसी प्रोटीन है जिसके स्ट्रक्चर का हमें जो है वो अंदाजा है, हमें इसके स्ट्रक्चर का पता है। अब बच्चों ये एक अननोन प्रोटीन है, हमें इसके स्ट्रक्चर का नहीं पता, अलबत्ता हमें इसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस का पता है। किसका पता है स्टूडेंट्स? अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस का पता है। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस प्रोटीन के अंदर मौजूद जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है उसका इस प्रोटीन के साथ जो है बच्चों वो कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं, ठीक है। अब बच्चों कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पर मौजूद अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस का इस अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस के साथ जब मवाजना करेगा तो मवाजना करके बच्चों वो खुद ब खुद
इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर देता है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो नीचे उसने डिजाइन भी किया हुआ है स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को अलाइन किया जा रहा है। अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को अलाइन करने के बाद ये जो अननोन प्रोटीन था बच्चों, इसका कंप्यूटेड स्ट्रक्चर मॉडल, कंप्यूटर की मदद से एक इसका मॉडल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर ने बना दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने ये हमारे पास एक अननोन स्ट्रक्चर था, हमने इसका पता चला लिया। ठीक है, एक नोन स्ट्रक्चर से। ये एक टेम्पलेट प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर हमें पहले पता था। जब हमने अननोन स्ट्रक्चर का बच्चों इसके साथ मवाजना किया, इसके अंदर मौजूद अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस का इसके साथ मवाजना किया, तो कंप्यूटर के अंदर मौजूद बच्चों जो सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोग्रामिंग है, उसने इस अननोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हमें बनाकर दे दिया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर होमोलॉजी क्या होती है, इसकी अहमियत क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।